बच्चों, good morning to all of you. Today in this class we will deal with classification of matter, which is lecture number 2nd of class 11th, unit 1st, some basic concept of chemistry. So first of all we will deals with universe. What is universe? सो यूनिवर्स क्या होता है बच्चों? यूनिवर्स हम बोलते हैं, देखो यूनिवर्स को हम बहुत तरीके से डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स. सो थर्मोडायनेमिक के बेसिस पे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स जो होता है वो सराउंडिंग प्लस बाउंड्री प्लस सिस्टम को बोलते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं. और बेसिकली जो यूनिवर्स हम लोग क्लासीफाई करने वाले हैं, जो यूनिवर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी एंड मैटर. मैटर और एनर्जी के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं? यूनिवर्स बोल देते हैं. ठीक है, बट यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी भी आती है, यूनिवर्स के अंदर स्टार्स भी आते हैं, यूनिवर्स के अंदर प्लेनेट भी आते हैं. ठीक है, बट अदर हैंड अगर हम देखें थर्मोडायनेमिक के बेसिस पे, तो वहां पे हम लोग बोलते हैं सिस्टम सराउंडिंग एंड बाउंड्री. दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्स. ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिस इज सिस्टम. जो अंदर आपको दिख रहा है, सपोज करो ये एक बर्तन है, इस बर्तन का जो अंदर का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो अंदर वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द सिस्टम. दिस इज कॉल्ड द सिस्टम. और ये आपको वहां क्या दिखाई दे रही है? इस बर्तन की बाउंड्री दिखाई दे रही है, तो दिस इज कॉल्ड द बाउंड्री. सिस्टम बाउंड्री इसको हम बोलते हैं. सिस्टम की बाउंड्री होगी ना. ठीक है, बाउंड्री होती क्या है? जो सिस्टम को अलग करती है. किससे अलग करती है? अच्छा, ये बाहर का एरिया क्या हो गया पूरा? ये जो एरिया पूरा दिखाई दे रहा है, ये एरिया पूरा, ये दिस स्पेस, दिस इज कॉल्ड द सराउंडिंग. दिस इज कॉल्ड द सराउंडिंग. ठीक है, तो बाउंड्री क्या होगी? जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट रखती है. ठीक है, अलग करने का काम करती है. अंदर सिस्टम हो गया, बाहर सराउंडिंग, और इस पूरे को बोलते हैं यूनिवर्स. दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्स. ठीक है, बट ये सिर्फ थर्मोडायनेमिक के बेस पे है, इसको सिर्फ हम थर्मोडायनेमिक में ही पढ़ेंगे, ये याद रखना आप लोग. अभी पढ़ोगे आगे चल के चैप्टर्स के अंदर. ठीक है, अच्छा, नाउ यूनिवर्स क्या चीज है फिर? यूनिवर्स जो है अपने पास मैटर और एनर्जी का एक कॉम्बिनेशन हम बोल सकते हैं यहां पे. ठीक है, इस चैप्टर के बेसिस पे. एंड व्हाट इज मैटर? तो मैटर क्या चीज है? एनीथिंग हैविंग सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस. जिसका कुछ मास होता है और जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं मैटर. जैसे फॉर एग्जांपल पेन, जैसे अपने पास बॉल, ठीक है, अपने पास कॉपी, ठीक, ETC, वट एवर इन एग्जिस्टेंस. कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है, दिस इज कॉल्ड द मैटर. एंड एवरीथिंग विच इज in existence is made up by the matter. Everything whatever you have in your surrounding, कुछ भी आपके सराउंडिंग है, कोई भी चीज आपको आसपास दिखाई दे रही है, that is made up by the matter. मैटर से ही वो बनती है. ठीक है, क्लियर होगी मेरी बातें इतनी? चलो क्लासीफाई करते हैं फिर आगे चल के. ठीक, ये तो छोटी छोटी बातें हो गई. चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं मैटर को. चलो तो मैटर को डिफाइन करते हैं. बेसिकली हम लोग मैटर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. मैटर क्लासिफाई इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट वी हैव फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन. So on the basis of physical classification, matter can classified into three categories: solid, liquid as well as gas. So now chemical classification classified into two categories. First is pure substance and second thing is mixture. Now again we will classify pure substance, again classified into two categories. First is element
and second is compounds, right? And mixture also classified into two categories. Number one is homogeneous mixture, and second thing is heterogeneous mixture. Clear? So this is the classification of mixture, and elements further classified into three categories. First we having metal, second metalloids, and third नॉन मेटल. समझाएंगे आपको हिंदी में भी, डोंट वरी. कंपाउंड्स फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज वेल एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक, जो दोनों की बातें मैं पहले लेक्चर में कर चुका हूं बहुत अच्छे से. ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है. तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. सो राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन further classified into three categories: solid, liquid as well as gas. And chemical classification in two categories: mixture and pure substance. Pure substance again further classified elements and compounds, and elements classified metal, metalloids and non-metals, and compounds classified organic and inorganic, and mixture further classified into two categories. First one is homogeneous and second one we having heterogeneous. ठीक है. तो मैटर जो होता है वो दो तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं, फिजिकली और केमिकली, यानी कि उसके भौतिक अवस्था पे, उसके रासायनिक अवस्था पे. ठीक है. तो फिजिकली जो क्लासिफाई करते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में करते हैं, और केमिकली दो तरीके से, प्योर और मिक्सचर में. ठीक है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में. प्योर सब्सटेंस को एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, और मिक्सचर को फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. नाउ वी विल टॉक अबाउट, फर्स्ट वी विल डिफाइन व्हाट इज सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इनके अंदर के कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को जानेंगे और फिजिकल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन को. छोटी छोटी बातें ही हम इसमें करेंगे, बहुत बड़ी बातें नहीं करेंगे, बेसिक्स हैं क्लास 11th के लेवल के हिसाब से. सो नाउ फिजिकल क्लासिफिकेशन. in which the first category is solid. सबसे पहली कैटेगरी अपने पास सॉलिड होती है. सॉलिड के बारे में फटाफट से दो तीन पॉइंट लिखते हैं. नंबर वन, हैविंग द डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप. सॉलिड का वॉल्यूम और शेप दोनों क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं, दोनों ही फिक्स होते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते. नाउ सेकेंड इज इन विच द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और डिस्टेंस इज मिनिमम. ठीक है, क्लियर हो गया. इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या फिर डिस्टेंस होती है वो मिनिमम होती है. देखो कैसे, जैसे अपने पास एक सॉलिड ये है बेटा, देखो ये सपोज करो ये एक आयरन का एक पीस है, आयरन पीस है, Fe का एक पीस है. ठीक है, इसमें सारे के सारे एटम किसके होंगे, आयरन के होंगे. होंगे ना भाई, देखो सारे एलिमेंट कौन से होंगे, आयरन के होंगे. तो ये आयरन सब आयरन होंगे. ठीक है, आयरन का एक टुकड़ा है तो उसमें आयरन के ही सारे के सारे एटम्स होंगे. ठीक है, तो ये जो आयरन आपको दिखाई दे रहा है, इसके बीच में दो आयरन्स के एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है, बहुत कम दिखाई दे रही है. यानी कि सारे के सारे जो आयरन के एटम्स हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है. ठीक है, क्लोजली पैक्ड है. तो यहां पर तीसरा पॉइंट हम बोलेंगे इन विच द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज मैक्सिमम. यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा. मतलब इनके बीच में ज्यादा फोर्स लगेगा, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा. ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा.
क्यों ज्यादा होगा भाई? क्योंकि डिस्टेंस कम है। जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा इनके बीच में। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, डिस्टेंस कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो नेचर में कैसा होगा? रिजिड होगा। नेचर में कैसा होगा? रिजिड होगा। तो यहां पर रिजिडनेस क्या होती है? मैक्सिमम रिजिड ये होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा सॉलिड होता है। चौथा पॉइंट हम करेंगे, जो सॉलिड्स के ऊपर बात करने वाले हैं वो बात करेंगे इसके टाइप्स की। सॉलिड दो तरीके के हम लोग देखते हैं अपने सर, राइट। नाउ सॉलिड्स क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। सॉलिड को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नेक्स्ट इज अमorphous सॉलिड। What about amorphous solid and what about crystalline solids? Crystalline solid को हम एक और नाम से जानते हैं, this is called the true solid, true solid, and amorphous solid also called supercooled liquid, और एक और नाम से जानते हैं इसी को हम लोग, इसी को बोल देते हैं pseudo solid, pseudo solid भी इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। क्लास 12th में चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट के अंदर इसको आप लोग पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। तो सॉलिड बेसिकली डिफाइन इनटू टू कैटेगरीज, दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। सबसे पहला होता है क्रिस्टलाइन, जिसको हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, एंड सेकंड थिंग इज अमorphous, जिसको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, या फिर जिसको हम बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। व्हाट इज क्रिस्टलाइन एंड व्हाट इज अमorphous? ध्यान से देखना, क्रिस्टलाइन किसे बोलते हैं? सपोज मैं एक ये पेन उठा लूं, ये पेन आपको दिखाई दे रहा है, ये एक मेटल का सरफेस दिखाई दे रहा है, इसका मेटल का पेन है, तो ये मेटल बड़ा सॉलिड है, देखो इसको मैं बेंड नहीं कर पा रहा हूं, बिल्कुल बेंड नहीं कर पा रहा हूं। देखो अगर आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूं, लेकिन मैं इसका शेप चेंज नहीं कर पा रहा हूं। और अगर मैं एक चौक उठा लूं छोटी सी, तो इस चौक को मैं क्या कर सकता हूं? आराम से ब्रेक कर सकता हूं। देखो जरा, बहुत छोटी है, थोड़ा ब्रेक करने में टाइम लगेगा, देखो कर सकता हूं। ऐसा क्यों? जबकि चौक भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ठीक है। दिखने में ये सॉलिड लग रहा है ना, लेकिन है नहीं, ठीक है। तो जो जैसा दिखता है अगर वैसा है नहीं, मैंने पिछले लेक्चर में एक बात करी थी आपको, अक्षय कुमार का एक एग्जांपल दिया था। सपोज करो मेरे सामने कोई लड़का खड़ा है, वो अक्षय कुमार जैसा दिखता है, लेकिन वो अक्षय कुमार है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? सपोज मेरे बगल में मोदी जी खड़े हैं, बट वो मोदी जी जैसा दिखता है, बट वो रियल में मोदी जी नहीं है, तो वो स्यूडो वर्ड हो गया। स्यूडो का मतलब क्या हो गया? वो उसके जैसा दिखता तो है, बट वो वैसा है नहीं। चौक आपको सॉलिड जैसा तो दिखता है, बट सॉलिड ये है नहीं एक्चुअली, ठीक है। बट ये अगर सॉलिड है भी तो कौन सा है? अमorphous सॉलिड है। इसीलिए अमorphous सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, यानी कि एक तरीके से नकली सॉलिड बोल सकते हैं, ठीक है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड्स, क्योंकि वो सही में सॉलिड के प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं, वो रियल में सॉलिड हैं, इसलिए ट्रू सॉलिड बोला गया। और ये लोग क्या होते हैं? नकली होते हैं, जितने में अमorphous सॉलिड्स होते हैं, जैसे एज एग्जांपल चौक, राइट। अब क्यों ऐसा होता है? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होती हैं वो इसलिए क्रिस्टलाइन होती हैं क्योंकि, या इसलिए ट्रू होती हैं क्योंकि वहां पर जो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है बेटा आयंस। देखो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते क्या चीजें? जैसे क्या क्या हो सकते हैं? एटम हो सकते हैं, ठीक, मॉलिक्यूल्स हो सकती हैं, ठीक है, आयन हो सकते हैं, और कुछ भी हो सकता है इसके अलावा, ठीक है। वैसे बेसिकली हम तीनों की बात करते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, एज वेल एज नॉन मेटल भी हो सकते हैं अपने पास। जैसे आप लोग किस में देखते हो? डायमंड वगैरह में देखते हो, ठीक। तो 3, 4, 5 चीजें हो सकती हैं, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकती हैं, आयन हो सकता है, और कोई भी नॉन मेटल हो सकता है, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? जिनसे कोई क्रिस्टल बनता है, जिनसे कोई चीज बनती है, ठीक है। जैसे मैं आयरन का एक टुकड़ा ले लूं, आयरन का एक पीस ले लूं, तो वो आयरन का पीस किससे बना होगा? आयरन के एटम से मिलकर बना होगा, क्लियर है। मैं कोई क्या ले लूं?
NaCl का एक क्रिस्टल ले लूं तो NaCl का क्रिस्टल किससे बना होगा? आयन से मिलकर बना होगा। तो जिनसे कोई चीज बनती है उसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे एक दीवार खड़ी करनी है तो दीवार को बनाना तो एक छोटा सा पार्टिकल क्या होगा, उसका स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा? ईंट होगी। ठीक है, तो वो ईंट क्या कहलाएगी? उसकी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहलाएगी। क्लियर हो गया? जिनसे कोई चीज बनती है। तो अगर उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या हो? सिस्टमेटिक हो तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर वो सिस्टमेटिक ना हो के रैंडम हो तो उसको हम बोलते हैं अमरफस सॉलिड। ठीक है, अगर क्या बोलेंगे? अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज सिस्टमेटिक। ठीक है, अगर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो? सिस्टमेटिक हो तो इसको हम बोल देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन अमरफस सॉलिड द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विल बी रैंडम। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा उनका जो अरेंजमेंट होगा वो नॉन रेगुलर होगा, यानी कि रैंडम होगा। रैंडम का मतलब देखो, देखते हैं कैसे हम लोग समझेंगे इसको। यहां पर सिस्टमेटिक रेगुलर होगा, यहां पर रैंडम यानी कि नॉन रेगुलर होगा। कैसे? सपोज करो मेरे पास ये 4 ईंटें हैं, 4 ईंट मेरे पास हैं और इन 4 ईंटों को मैंने इस तरीके से रख दिया, 1 2 3 4। आपने ऐसे अरेंज किया और एक मैंने 4 ईंटों को ऐसे अरेंज कर दिया, 1 2 3 और एक ऐसे रख दी इस तरीके से, यहां रख दी इन दोनों के बीच में 4। तो क्या ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, ये रैंडम है। कोई भी ईंट कहीं भी रख दे रहे हैं हम लोग, कोई भी ईंट क्या हो रहे हैं? कहीं भी रख दे रहे हैं। बट यहां पर एक के ऊपर एक रखा है तो सिस्टम है, एक सिस्टम दिख रहा है आपको। तो जहां पर पार्टिकल सिस्टमेटिक होते हैं, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं, ध्यान से देखो किस तरीके से हम लोग समझेंगे इसको, और बस थोड़ा सा समझ लो इसको, बेसिक समझना है बस। जैसे अपने पास ये एक क्लासरूम है, आप जिस कक्षा में बैठे हैं ये वो है, और यहां पर मैंने 1 रो 2 रो 3 रो बना दी। ठीक है, अब सीट कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीटें हैं। यहां पर आपके टीचर बैठते हैं। तो अब आपको बच्चों को बैठालना है, तो कैसे बैठा लोगे? यहां पर मैंने एक बॉय, फिर एक गर्ल, एक बॉय, एक गर्ल, एक बॉय, एक गर्ल, एक बॉय, एक गर्ल, एक बॉय। देखो चीजें ऑल्टरनेट हैं। चीजें क्या हैं? ऑल्टरनेट, मतलब फिक्स कर दी गई। एक लड़के के बाद एक लड़की बैठेगी, लड़की के बाद एक लड़का बैठेगा। तो एक लड़का, एक लड़की, एक लड़का, फिर देखो लड़के के बगल में लड़की आ गई, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का। तो चीजें क्या हैं? सिस्टमेटिक हैं। तो अगर किसी भी क्रिस्टल में अगर चीजें सिस्टमेटिक होती हैं, या किसी भी क्रिस्टल में अगर जो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स, आयंस और नॉन मेटल्स, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकते हैं, अगर वो सिस्टमेटिक अरेंज हैं, अगर वो रेगुलर अरेंज दिख रहा है आपको, वहां पर अरेंजमेंट आपको सिस्टमेटिक दिख रहा है, रेगुलर दिख रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, वो क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। अब जहां पर चीजें सिस्टमेटिक होती हैं वहां पर चीजें अपने आप ही स्ट्रांग हो जाती हैं, इसीलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। लेकिन अगर मैं दूसरी साइड बात करूं, अगर मुझे क्या बनाना हो, इसको बनाना हो, मुझे अमरफस बनाना हो, तो अमरफस बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? एक लड़का बैठा दो, एक लड़की, फिर से एक लड़का। यहां तक तो सिस्टमेटिक है। फिर 2 लड़की एक साथ बैठा दो, फिर एक लड़का, फिर 2 लड़के एक साथ बैठा दो, फिर एक लड़की। तो ये सिस्टमेटिक नहीं हुआ, ये रैंडम हो गया। मतलब कोई भी कहीं पर भी बैठ जा रहा है। ठीक है, कोई सिस्टम नहीं है। तो जिसमें कोई सिस्टम नहीं होता है, जिनमें मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयन, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं होती है जिनमें, तो उनको हम बोलते हैं अमरफस। जैसे चौक आपका एग्जाम्पल हो गया, ग्लास आपका हो गया। अच्छा, एक और छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे पुराने आपके खिड़कियों का जो कांच होता है ना, खिड़कियों में जो ग्लास लगा रहता है, वो कुछ टाइम बाद आप क्या देखते हैं? बहुत सालों के बाद, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 20 साल, 25 साल, 50 साल के बाद क्या होता है? वो कांच ऊपर से पतला, नीचे से मोटा हो जाता है। ठीक है, वो कांच क्या होता है? ऊपर से पतला, नीचे से मोटा होने लग जाता है, क्योंकि ग्लास जो होता है वो एक अमरफस सॉलिड होता है, और ग्लास में टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। ठीक है, तो ग्लास क्या करता है? फ्लो करता है। ठीक है, क्योंकि वो सुपर कूल्ड लिक्विड है। क्लियर? उसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। द टेंडेंसी ऑफ फ्लोइंग, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है।
ठीक है। ग्लास जो होता है अमरफस सॉलिड होता है, फ्लो करने की टेंडेंसी उसके अंदर होती है, तो इसीलिए वो कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ सालों के बाद ऊपर से ग्लास पतला नीचे से मोटा होता है। रीजन लिखने के लिए आता तो आप सिर्फ इतना लिखोगे, जस्ट बिकॉज ऑफ अमरफस सॉलिड या अमरफस नेचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा अपने पास आता है लिक्विड। अब लिक्विड को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? लिक्विड क्या चीज होती है, सबको पता है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, यहां पे क्या होगा, स्पेस क्या होगा यहां पे, लेस देन गैस एंड मोर देन सॉलिड। सॉलिड से स्पेस ज्यादा होगा लेकिन गैस से स्पेस कम होगा। ठीक है, लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन जो इसके एटम से मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा दूर होते हैं, बट गैसियस से थोड़ा पास होते हैं। दूसरा यहां पर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर देन गैस एंड लेस देन सॉलिड। सॉलिड के कंपैरिजन इनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, लेकिन गैसियस के कंपैरिजन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर, ये बातें समझ में आती है। अच्छा, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने ध्यान देना है। ठीक है, वो आपने क्या करना है, ध्यान देना है, और वही पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से होगा जिसके बारे में हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड एग्जिस्टेंस में आता हो या एग्जिस्ट करता हो उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ये वाला पॉइंट में स्टार लगा दे रहा हूं, बस इसी को याद रखना है। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या चीज होती है, क्रिटिकल टेम्परेचर, दिस इज न्यू फॉर ऑल क्लास 11th स्टूडेंट। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर या द हाईएस्ट टेम्परेचर, ठीक है, इन विच एनी लिक्विड any particular liquid exists, called critical temperature. What about critical temperature? The highest temperature at which a particular liquid exists. ठीक है, ठीक, the highest temperature at which any liquid can exist. एक ऐसा हाईएस्ट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड क्या करता हो, एग्जिस्टेंस में आता हो या एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, जो लिक्विड जब जिस ताप पे क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे अस्तित्व में आता है, ठीक है, एग्जिस्टेंस यानी कि एग्जिस्ट करता है जिस टेम्परेचर पे, उस हाईएस्ट टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। The highest temperature at which any particular liquid can exist called critical temperature. Now, critical temperature clear चीज होगी, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड क्या होता है, कोई भी लिक्विड क्या करता है, कोई भी लिक्विड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने पास क्रिटिकल टेम्परेचर, छोटी सी बात थी, आपको पता होगी। तीसरी बात करते हैं गैस की। अच्छा, लिक्विड में एक और बात आपको पता है कि लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है, लिक्विड में एक और पॉइंट नोट कर लो, ठीक है, लास्ट पॉइंट, डेफिनिट वॉल्यूम बट इनडेफिनिट शेप। क्योंकि वॉल्यूम तो इसका डेफिनेट होता है लेकिन शेप क्या होता है, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट शेप इसलिए होता है क्योंकि जिस भी कंटेनर में आप इसको रखते हो ये उसी का शेप क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। ठीक है, एक पॉइंट छूट गया था, वो हो गया क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट गैस की बात कर लेते हैं जल्दी से, फटाफट से। चलिए, गैस में सबसे पहला पॉइंट, इनडेफिनिट वॉल्यूम एंड indefinite shape.
दोनों ही इसमें इनडेफिनिट होंगे, शेप और एज वेल एज उसका वॉल्यूम। ठीक है, तो दोनों का ही, चाहे शेप हो चाहे वॉल्यूम हो, दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं, दोनों ही चेंज होते रहते हैं। अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या फिर स्पेस। सबसे ज्यादा गैस के अंदर होती है और लिक्विड में उससे कम, और सॉलिड्स के अंदर तो सबसे पास होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, नाउ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड्स के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे थोड़ा कम और गैस में सबसे कम होता है। अगर हम आइडियल गैस की बात करें, आइडियल गैस बेसिकली क्या होती है? आइडियल गैस एक हाइपोथेसिस है, ऐसी कोई भी गैस एग्जिस्ट नहीं करती है, बस एक हाइपोथेसिस हम मान लेते हैं उसको। तो आइडियल गैस के केस में क्या होता है? आइडियल गैस के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है। आइडियल गैस का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, ये याद रखना, कभी भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। यहां पे काइनेटिक एनर्जी की बात। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? देखो, काइनेटिक एनर्जी भाई जहां पर जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वहां पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, वो फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो गैसियस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और फ्रीली वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकते हैं। तो गैस, लिक्विड और सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी प्लाज्मा की और ज्यादा होती है क्योंकि प्लाज्मा के मॉलिक्यूल्स और ज्यादा फ्रीली ज्यादा डिस्टेंस पर रहते हैं एज कंपेयर देन गैसियस। जब हम गैस को आयनाइज कर देते हैं तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए खैर छोड़िए उस बात को, ये पॉइंट समझ में आए। सबसे पहले हमने बोला इनडेफिनिट वॉल्यूम एंड इनडेफिनिट शेप, दोनों ही इनडेफिनिट होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस गैस में ज्यादा होती है, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और लिक्विड के थोड़े पास और सॉलिड के तो बहुत पास दिखाई देते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में ज्यादा होगा क्योंकि डिस्टेंस कम होती है, लिक्विड में उससे थोड़ा और कम और गैस में सबसे कम होता है। आइडियल गैस के लिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होता है। काइनेटिक एनर्जी किस में ज्यादा होती है? गैस के मॉलिक्यूल में ज्यादा होगी। जिसके मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। क्लियर होगी इतनी बातें? अच्छा, एक और बात कर लेते हैं गैस से। दो सबसे इंपॉर्टेंट गैस से मैं टॉपिक आज लेने वाला हूं। ठीक है, वो दो टॉपिक आपको 12th तक काम आएंगे, 11th के बच्चों को। सबसे पहला, वेपर क्या चीज होती है? ठीक, और दूसरी हम बात करेंगे सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की। ये दो पॉइंट की हम बात करेंगे। वेपर क्या होती है बेटा? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ गैस is below than critical temperature। critical temperature क्या बोला हमने? when the temperature of a gas is below than critical temperature। जब गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं वेपर। उसे हम क्या बोल देते हैं? वेपर बोल देते हैं। ठीक है, बट सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होता है? इट इज अ गैस when the temperature and pressure both are greater than critical temperature and pressure at which the difference between
at which the difference between liquid and gas disappear. क्या होता है बच्चों, एक ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर जो क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर से ज्यादा होता है, यानी कि जब किसी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर जो होता है वो क्रिटिकल सिचुएशन से, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, एक लिक्विड और गैस के बीच का डिफरेंस जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, दिखता नहीं है उन दोनों के बीच का डिफरेंस, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। उसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर इज ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, बात क्लियर हो गई, हटा देते हैं। नाउ अब हम बात करने वाले हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। केमिकल क्लासिफिकेशन, इसमें सबसे पहले हम लोग प्योर सब्सटेंस को डिफाइन करेंगे। व्हाट आर प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? विच कंटेन वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, विच कंटेन वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, जो एक ही तरीके के सब्सटेंस को कंटेन करते हैं उनको हम बोल देते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसी के अंदर हम लोग बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस कैन नॉट separate into its simpler atoms, elements, कुछ भी बोल लो या सब्सटेंस लिख लो, by any physical मेथड। ठीक है, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स सिंपलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स बाय एनी फिजिकल मेथड। किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इसके और सिंपलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ठीक, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्योर सब्सटेंस बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, प्योर सब्सटेंस के एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। HCl, H2SO4, Fe, Zn, डायमंड, ठीक है, एंड एज वेल एज 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है, राइट, NaCl, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, एंड CaCO3, दिस इज क्विक लाइम, सॉरी limestone. This is limestone and also called the marble. So these are the examples of pure substances. ठीक है, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो एक ही तरीके के काइंड ऑफ सब्सटेंस को कंटेन करते हैं, जिनमें एक ही तरीके के सब्सटेंस आपको मिलेंगे। दूसरा, जिनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने ये लिखे हुए हैं। नाउ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, जो इसके दो जब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं तो दो निकल के आते हैं यहां से। सबसे पहला एलिमेंट्स, एंड एलिमेंट्स क्या होता है, विच कंटेन वन काइंड ऑफ एटम, जो एक ही तरीके के एटम देता हो उसको हम बोल देंगे एलिमेंट। जिसमें एक ही तरीके के एटम होते हैं, जैसे आयरन होगा तो आयरन ही आयरन होगा। सपोज करो ये आयरन का एक अपने पास क्या है, एक आयरन की शीट है, तो इसमें सारे एटम्स किसके होंगे भाई, आयरन के होंगे। ठीक है, सारे Fe के होंगे, Fe होगा कि नहीं होगा भाई, बोलो, होंगे कि नहीं होंगे, सारे Fe के तो होंगे। अगर ये Fe की शीट है, अगर ये आयरन की शीट है, तो आयरन की शीट में सारे के सारे एटम किसके होंगे, आयरन के होंगे, ऑब्वियस ही बात है ना।
तो इसके लिए यहाँ पर सभी तरीके आपको दिखाई दे रहे हैं एटम, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे हम लोग, एक एलिमेंट बोल देंगे। तो आयरन क्या है, एक एलिमेंट है। क्लियर हो गया, ये बात याद रहेगी आपको। एग्जाम्पल सभी को पता है, आयरन, कॉपर, जिंक, पोटेशियम, सल्फर, रुबिडियम, सोडियम, वट एवर, कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल इसके हम लिख सकते हैं एलिमेंट्स के, पूरी पीरियोडिक टेबल भरी पड़ी है एलिमेंट से। नाउ नेक्स्ट इज, अगला अपने पास क्या होगा बच्चों, अगला अपने पास होगा दूसरा। अच्छा, इसको भी क्लासिफाई कर लेते हैं एलिमेंट्स को फटाफट से ना, एलिमेंट्स को भी हम क्लासिफाई कर लेते हैं। 3 तरीके देखने को मिलते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, कुछ मेटल, कुछ नॉन मेटल एंड कुछ मेटलॉइड। एक छोटा सा तरीका बताऊंगा, आप आसानी से पहचान सकते हो। जितने भी पॉजिटिव वाले होंगे वो सब मेटल होते हैं, जितने नेगेटिव वाले होते हैं वो सब नॉन मेटल होंगे, और जो इन दोनों के बीच के होंगे, जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया, अपने पास सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया, ये सब किस में आते हैं, ये मेटलॉइड्स में आते हैं। ठीक है, जो इंटरमीडिएट होते हैं, यानी कि जो मेटल भी नहीं होंगे, नॉन मेटल भी नहीं होंगे, उन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, मेटल में अपने पास ग्रुप फर्स्ट के सेकंड के एलिमेंट्स आते हैं, ग्रुप फर्स्ट बेसिकली सबसे अच्छे जो आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी अपने पास पी ब्लॉक में भी आते हैं, कुछ नीचे आते हैं, और डी ब्लॉक में तो ऑलमोस्ट सारे के सारे मेटल ही होते हैं। ठीक है, ठीक, क्लियर होगी बात। नॉन मेटल में ऑलमोस्ट सारी गैसियस आती हैं, नॉन मेटल में क्या आती हैं, ऑलमोस्ट सारी के सारे गैसियस आती हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गई, और हाइड्रोजन हो गई अपने पास, और अपने पास क्लोरीन हो गई, फ्लोरीन हो गई, बाकी नोबल गैस हो गई, वो सब कहाँ आती हैं, नॉन मेटल के अंदर आती है। चलिए, 2 बातें याद रखना, मेटल जो होंगी वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, नॉन मेटल जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, और बाकी इनके दोनों के बीच के जो होते हैं वो मेटलॉइड्स में आते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, अगला अपने पास आता है कंपाउंड। दूसरा यहां से कंपाउंड क्या होता है, विच कंटेन 1 और more than 1 kind of atom or element which atom at a fixed ratio by weight। यही तो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यही तो पॉइंट याद रखना है। कंपाउंड क्या होता है, विच कंटेन 1 और मोर देन 1 काइंड ऑफ एटम और एलिमेंट। एक कंपाउंड वो होता है जो एक या एक से अधिक क्या देता है अपने को, एलिमेंट या एटम, जिसमें एक या एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं या एटम्स होती हैं। लेकिन मेन बात क्या याद रखना है, स्पेशली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि वो वहां पर जो उनका मास होगा ना, वो एक फिक्स रेशियो में होगा। उनका मास क्या होगा, एक फिक्स रेशियो में होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखो जैसे अपने पास HCl है, HCl में देखो Cl का मास होता है 35.5 और H का होता है 1, तो हमेशा से ही इनका मास क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ये मास चेंज नहीं होगा। HCl में कभी इसका मास चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। HCl में कभी भी Cl का मास चेंज नहीं होगा, ये हमेशा 35.5 रहेगा, और हाइड्रोजन का हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल और भी होते हैं इसके, जैसे HNO3 और H2SO4, ठीक है, और अपने पास CaCO3, इसको हम मार्बल बोल देते हैं, ये भी कंपाउंड का एग्जाम्पल हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल कहाँ आ गए आपके पास, कंपाउंड्स के अंदर आ गए, ठीक है। और इसको हम कंपाउंड्स को हम लोग किसी भी केमिकल मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या लिख दोगे इसमें, कंपाउंड कैन बी सेपरेट बाय एनी केमिकल मेथड, any chemical method into its simpler atom और element। हमने क्या बोला कि जो compounds होते हैं can be separated by any chemical method into its simpler atom और element। किसी भी कंपाउंड को उसके एटम और एलिमेंट्स के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको
उसमें डिवाइड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि केमिकल मेथड से ही हम लोग कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से हम उसको नहीं किया जा सकता। क्लियर हो गया? चलो, तो ये था अपने पास कंपाउंड। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड जो था अपने पास, दिस इज मिक्सचर। देखो एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है वो अभी देखना है इसमें अच्छे से, देखना, सीखना इस चीज को। पहला पॉइंट हमने क्या बोला, विच कंटेन, दोनों का ही सेम पॉइंट है, वन और मोर देन वन सब्सटेंस, ठीक है, एट अ या एट एनी रेशियो बाई वेट। बस यही तो मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस है। मिक्सचर में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रेशियो में इसको ले सकते हैं, किसी भी रेशियो में लिया जा सकता है, बट वहां कंपाउंड के अंदर हमने एक फिक्स रेशियो लिया था, याद आया? दोनों बाकी से सेम है, बस यहां पर फर्क आ गया। देखो इसमें हम एनी रेशियो यानी किसी भी रेशियो में ले सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लिखते हैं, जैसे हम लोग ले लें अलॉयज, ठीक है, अलॉयज का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है। उसके बाद हम 14 कैरेट गोल्ड ले लें, ये भी इसका एग्जांपल होता है मिक्सचर का। या फिर हम क्या ले लें, शुगर प्लस पानी, ये तो नोनी है ना आपको, शुगर प्लस वाटर, या फिर हम लोग NaCl सॉल्ट प्लस वाटर ले लें। तो ये सब एग्जांपल किसके हैं? ये सब एग्जांपल हैं किसके? ये सब एग्जांपल होते हैं अपने पास क्या बोलते हैं, मिक्सचर के। तो मिक्सचर क्या है, ये दो या दो से अधिक सब्सटेंस को कंटेन करता है बाई एट एनी रेशियो बाई वेट। किसी भी रेशियो में हम ले सकते हैं उसको। जैसे अगर मैं एक गिलास पानी ले लूं और एक गिलास पानी में मैं कितना नमक डालूंगा, कोई रेशियो थोड़ा ना है, कोई रेशियो है, कितना भी डाल सकते हो, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच, तो कोई रेशियो फिक्स नहीं है अपने पास, ठीक है। चलो हटा दें, तो ये तो हो गया मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर में दूसरा पॉइंट क्या याद रखोगे, उसमें हमने बोला, कंपाउंड के अंदर हमने बोला कि कंपाउंड को हम किसी भी केमिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, बट मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड into its simpler substances, ठीक है। मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय एनी फिजिकल मेथड इनटू इट्स सिंपलर सब्सटेंसेस। किसी भी फिजिकल मेथड के थ्रू हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं आपको। जैसे अगर आपने एक गिलास पानी लिया, उस एक गिलास पानी में आपने 10 चम्मच 5 चम्मच 2 चम्मच जितना भी आपने चीनी डाला, शुगर डाल दिया, उसका एक सॉल्यूशन बनाया। अब उस सॉल्यूशन में चीनी घुल चुकी है, अब उस सॉल्यूशन में से आपको चीनी को अलग करना है, तो आप क्या करते हो, क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हो। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, उसमें से जो वोलेटाइल होगा ना, वो कन्वर्ट होके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, होके वहां से उड़ जाएगा। लेकिन जो नॉन वोलेटाइल होगा, जैसे शुगर क्या है, वहां पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा, और सॉल्वेंट क्या होगा, जल यानी कि वाटर क्या होगा, वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो जो वाटर होगा वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन जो शुगर होगा, शुगर के पार्टिकल्स होंगे, वो वहीं पर बॉटम पे बैठे हुए दिख जाएंगे आपको, ठीक है। वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि शुगर क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, उसकी वेपर नहीं बनेगी। क्लियर हो गया। तो कंपाउंड और मिक्सचर में दो डिफरेंस अगर लिखने के लिए आते हैं तो आप लोग आराम से लिख सकते हो। अब मिक्सचर के दोनों पार्ट को मैं एक साथ डिफाइन करूंगा। मिक्सचर में पहला था अपने पास होमोजीनियस, और दूसरा था हेट्रोजीनियस। देखो, नॉलेज तो जितनी है उतनी कम, जितनी दो उतना कम है ना। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो सेलेक्टेड बनती है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले सकते। होमोजीनियस, भाई सिंपल सी बात, सॉल्वेंट में जब आप शुगर डालोगे, दिस इज वाटर, इसमें शुगर ऐड करो, और सेम एज इट इज वाटर में क्या ऐड कर लो, सैंड ऐड कर लो। सबसे इजी एग्जांपल। तो यहां पे क्या देखने को मिलेगा, जो शुगर होगी ना, वो पूरे सॉल्वेंट में क्या होगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। शुगर क्या होगी,
पूरे सॉल्वेंट में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगी। यानी कि जब इसमें आप शुगर को मिला चुके होगे, उसके बाद आप यहां से पानी पियो, यहां से पानी पियो, यहां से पानी पियो या यहां से पानी पियो, आपको हर जगह से पानी बराबर मीठा लगेगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इनमें क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कैसा होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर। और यहां पे कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। यहां पे कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्यों, क्योंकि अगर आप सैंड डालोगे तो सैंड कुछ आपको घुल जाएगी, लेकिन कुछ सैंड आपको बॉटम पे मिलेगी, कुछ ऐसे आपको ऊपर मिलेगा। तो जहां से भी, सपोज मैं यहां से पानी उठाऊं, यहां से पानी उठाऊं, यहां से, तो हर जगह पे क्या होगा, इसका कंपोजिशन अलग अलग होगा। ठीक है, कहीं पर आपको सैंड पानी के अंदर ज्यादा दिखेगी, कहीं पर कम दिखेगी और कहीं पर दिखेगी ही नहीं। ठीक है, तो इसमें जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है सैंड का, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, जबकि शुगर का वाटर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट विल बी यूनिफॉर्म। ठीक, तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया, क्लियर। दूसरा डिफरेंस क्या हो गया, ये सिंगल फेज होता है। सिंगल फेज होता है, फेज का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, तो यहां पर ये कौन सी फेज है, अभी जब आपने शुगर नहीं मिलाई तब पानी किस फेज में था, लिक्विड फेज में। आपने शुगर मिलाया तो शुगर तो पूरी घुल गई, अभी भी आपको उसके अंदर शुगर दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, पानी। तो यानी कि पानी शुगर सॉल्यूशन, शुगर के मिलने के बाद भी एक ही फेज में दिखाई दे रहा है अपने को, वो है, उसको बोलते हैं सिंगल फेज। ठीक है, अगर मुझे चीनी भी दिखाई देती उसके अंदर तो मुझे सॉलिड भी दिखाई देता, लिक्विड भी दिखाई देता। ठीक है, लेकिन यहां पर मुझे सिर्फ लिक्विड ही लिक्विड दिखाई देता है, चाहे मैं शुगर ऐड करूं या उससे पहले की केस कंडीशन देखूं। बोथ कंडीशन, दोनों कंडीशन में क्या होगा, सिंगल फेज दिखाई देगी। हेट्रोजीनियस क्या होता है, टू फेज सिस्टम होता है। ठीक है, यहां पे दो फेज दिखाई देती है अपने को, कैसे दिखाई देती है, टू फेज सिस्टम दिखाई देता है। ठीक है, ये कैसा है अपने पास, टू फेज, और ये कैसा अपने पास, सिंगल फेज। बात क्लियर हो गई। तो ये था होमो और हेट्रोजीनियस। इनके एग्जाम्पल भी देख लो। एग्जाम्पल यहां पे ऊपर मैंने बता ही दिया आपको, शुगर प्लस वाटर या NaCl प्लस वाटर। ठीक है, और यहां अपने पास आ जाएगा एग्जाम्पल सैंड और वाटर, सैंड प्लस वाटर। क्लियर। तो ये था अपने पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है बहुत सिंपल, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है। लास्ट में एक छोटी चीज बताऊंगा, ध्यान रखना उस चीज को और अपने लाइफ में उपयोग करना। ठीक है, देखो, सॉलिड, ये गैस, इधर लिक्विड लिख दो, लिक्विड, और ये अपने पास आ जाएगा गैस, और यहां अपने पास लिख लो एक और स्टेज होती है प्लाज्मा, फोर्थ स्टेज होती है किसकी, मैटर की। ठीक है, फोर्थ स्टेज क्या होती है, पहली स्टेज होती है अपने पास सॉलिड, दूसरी स्टेज होती है लिक्विड, तीसरी स्टेज होती है गैस, चौथी होती है प्लाज्मा, और पांचवी क्या होती है अभी थोड़ा सा वीडियो के लास्ट में बताएंगे। सॉलिड को अगर मैं किस में कन्वर्ट करूं, सॉलिड को अगर मैं लिक्विड में कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए बताओ। मैं सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई चीज सॉलिड, जैसे बर्फ ले लिया आपने, आपको बर्फ को क्या करना है, आपको बर्फ को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बर्फ को कन्वर्ट करना है आपको पानी के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो क्या करोगे आप बताओ, मेल्ट करोगे, बिल्कुल, क्या करेंगे हम उसको मेल्ट कर देंगे। तो अगर आपको सॉलिड को यानी कि बर्फ को पानी में कन्वर्ट करना है तो हम उसको पिघला देंगे, मेल्ट कर देंगे, तो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग बोल देते हैं। ठीक है, उल्टा करना हो तो क्या करेंगे, अगर मुझे लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तो मैं क्या कर दूं, फ्रीज कर दूं, तो क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलते हैं इसको। लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना वेपोराइजेशन, क्या बोलते हैं इसको, वेपोराइजेशन बोलते हैं। और गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दो तो कंडेंसेशन। ठीक है, गैस को प्लाज्मा में कन्वर्ट करना हो तो क्या कर दें, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। क्या कर दो, आयोनाइजेशन कर दो। आयोनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, उसको और तोड़ दो। ठीक है, आयोनाइज कर दो, तोड़ना एक तरीके से। ठीक है, और अगर प्लाज्मा को गैस में लाना है तो डी आयोनाइज कर दो, डी आयोनाइजेशन कर दो, यानी कि जो आयोनाइजेशन आपने किया था उसको फिर से हटा दो।
तो डी आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, प्लाज्मा से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना हो, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना हो तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस। और गैस से डायरेक्ट किस में आना हो, गैस से आना हो सॉलिड के अंदर, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। तो ये कुछ प्रोसेस थी अपने पास, आप भी इसको डायग्राम को याद रखना, बहुत ज्यादा एसेंशियल है आप लोगों के लिए, ठीक है। गैस से इधर आना हो सॉलिड के अंदर डायरेक्ट तो डिपोजिशन कर दो, और सॉलिड से डायरेक्ट जाना हो गैस के अंदर तो सब्लिमेशन कर दो, ठीक है। क्लियर हो गया, हटा दें इसको। अब एक और छोटी सी बात कर लेते हैं लास्ट में, वीडियो के एंड को थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। दो चीज मैंने बोली आपको, एक सॉलिड क्या बोलते हैं मैटर की फोर्थ स्टेट और एक मैटर की फिफ्थ स्टेट। दो स्टेट होती है मैटर की, ठीक है। फोर्थ स्टेज होती है प्लाज्मा, फिफ्थ होती है, इसको बोलते हैं, दो साइंटिस्ट थे बोस आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन, दो साइंटिस्ट थे, एक था बोस और एक था आइंस्टाइन, ठीक है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये फिफ्थ स्टेट है मैटर की, और फोर्थ स्टेट है आपके पास प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होती है, जब टेम्परेचर आप बहुत ज्यादा कर देते हो, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर देते हो, जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है उसकी, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, उस स्टेज को हम बोलते हैं प्लाज्मा। जब आप टेम्परेचर क्या कर देते हो बहुत ज्यादा, हाई टेम्परेचर पे कौन सी स्टेज आती है, प्लाज्मा आती है। हाई टेम्परेचर पे कौन सी स्टेज आती है, प्लाज्मा। और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कौन सी स्टेट पे आती है, जब आप टेम्परेचर क्या करते हो, एब्सोल्यूट कर देते हो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या आ जाती है, बोस आइंस्टाइन आ जाती है, यानी कि फिफ्थ स्टेज आती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई कर दोगे तो क्या होगा, प्लाज्मा स्टेट आ जाएगी। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम कर दोगे तो क्या आ जाएगी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट आ जाएगी, ठीक है। ठीक, कैसे, अब इसको हम बोलते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कहीं पर 15, कहीं पर 53 भी लिखा रहता है, तो मैं 15 लिख रहा हूं। तो -273 यानी कि इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सॉरी, इतना केल्विन होगा, डिग्री नहीं होगा, इतना क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जब टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन, और जब टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं, उसी को हम बोल देते हैं अपने पास प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक और नाम से जानते हैं इसको, सुपर एटम भी इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोल देते हैं, सुपर एटम के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग, इस स्टेट को सुपर एटम के नाम से भी इस स्टेट को जानते हैं। क्लियर हो गया, किस नाम से जानते हैं, सुपर स्टेट नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर -273.15 केल्विन। क्लियर हो गया, सॉरी केल्विन जो लिखा है मैंने, ये डिग्री सेल्सियस में होगा अपने पास, ये केल्विन होता है, 0 केल्विन, सॉरी, ठीक है, नोट कर लेना, करेक्ट, सही से नोट कर लेना, 0 डिग्री सेल्सियस और -273.15 डिग्री सेल्सियस, और इतना, क्योंकि वो दोनों कट जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और -273.15 डिग्री सेल्सियस भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डिग्री में लिखो या फिर केल्विन में। तो जब टेम्परेचर इतना हो जाता है ना, तो ये स्टेज आ जाती है। और जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां पर आता है अपने पास प्लाज्मा स्टेट। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।